देखो पिछली क्लास, ऐसी कौन सी बात है जो सुबह सुबह चालू हो जाती है? तुमने तो महिलाओं को पीछे छोड़ रखा है। तो देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने उत्तल लेंस के कुछ प्रतिबिंब पढ़ लिए थे। कौन कौन सा हो गया था? एक तो 2f वाला और एक अनंत वाला, ठीक है। तो उत्तल लेंस के उन्हीं प्रतिबिंबों में तीसरा केस, जब वस्तु फोकस दूरी f एवं 2f के मध्य स्थित हो। इसमें ध्रुव शब्द यूज नहीं कर सकते, केंद्र यूज कर सकते। अच्छा हाँ, दर्पण। केंद्र से परे बनाया होता। ये वाला हाँ। यहाँ से रिफ्लेक्शन ऐसे ऐसे मिलेंगे नहीं। अरे पर आभासी बनेगा ना प्रतिबिंब। उल्टा हाँ। यहाँ कैसे बनेगा? ये इधर बनेगा एफ और जी सी के मध्य तो बनेगा, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे यहाँ। हाँ वहां पे भी बन सकता है, पर ये आभासी है ना। तो हाँ आभासी के चक्कर में, अब आभासी में तुम क्या सीधा और क्या उल्टा ले रहे हो? अब जो आभासी है भाई उसको बन ही नहीं रहा, तो अब उसमें मैं कुछ भी कहूँ क्या फर्क पड़ता है? इसीलिए जो ढंग की किताबें होती है ना, सीधा उल्टे की बात ही नहीं करती, यहाँ पे सिर्फ कहती है आभासी, बात खत्म। क्योंकि अब आभासी में तो कहाँ जाकर तुम पता करोगे कि कैसे हो रहा है नहीं हो रहा। अब वो लिखाने के लिए लिखा। हाँ अगर, पर वही है ना कि अब तुम्हारे क्वेश्चन कैसे आते हैं। मेंस में हम लोग आभासी के अंदर कुछ नहीं लिखते उल्टा सीधा कुछ भी, पर यहाँ आते हैं तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चूज करना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि एग्जामिनर यहाँ पर तुम्हें आभासी के साथ दो ऑप्शन देगा, सीधा और उल्टा वाले। क्योंकि अगर देगा तो फिर वो दोनों ही ठीक हो सकते हैं। हाँ। हाँ सीधा ज्यादा, उस पर वही है ना कि जो बनता है तुम उसके आधार पर, जो नहीं बनता है उसको कैसे मान सकते हो? मतलब तुम एक बनने वाली चीज का रेफरेंस ना बनने वाली चीज से ले रहे हो, तो वो दोनों सिमिलरिटीज होना भी तो मुश्किल है। ठीक है, यहाँ पर हम मान लेते हैं कोई बिंदु है F, और यहाँ पर हम मान लेते हैं कोई बिंदु है 2F, और हमारी जो वस्तु है वो हमने कहीं यहाँ पर रखी हुई है। अच्छा मध्य लिखा, तो मध्य वाला केस ले लेते हैं। कोई वस्तु हमने यहाँ ले ली। अब इससे अपनी वही रेज जाएंगी, एक रे यहाँ पर और दूसरी रेज यहाँ पर, ठीक है। अब उसके बाद में ये जो किरणें होंगी,
एफ और ये 2f और वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो यहां बन रहा है। तो यानी कि जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो 2f के परे बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, तो बना लो इसे। वस्तु का प्रतिबिंब टू एफ से परे वास्तविक, उल्टा और वो तो रेज है, बॉडी के किस पार्ट से? हम मान के चल रहे हैं कि वस्तु के ऊपरी भाग से आ रही है। आज मौसम बदल गया। फिर इस बार की दिवाली पता नहीं, अजीब सा ही मौसम है। ये मौसम काफी तबीयत खराब करेगा, तो थोड़ा संभल कर रहना। हो गई? 1 बजे जाके दो? अच्छा, वो तो है। इस बार तो हद कर दिया बरसात। तुम्हारे ज्योग्राफी वाले सर से पूछना, ये लानीना वाला समय है क्या? एल नीनो। इंडियन ज्योग्राफी तो पढ़ ली है तुमने? इंडियन चल रही है, वर्ल्ड राजस्थान 2 चल रही है। बना लिया? अरे बना लिया।
तो देखो अब हम लोगों ने क्या किया, वस्तु को रख दिया एफ पर। तो अब जो वस्तु का प्रतिबिंब हमारा बनेगा तो वस्तु का प्रतिबिंब अब बन रहा है अनंत पर। अब अनंत पर कैसा बनेगा वो कौन देखने गया। तो इसलिए सही तो यही है लिखना कि वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। अब कैसा बनेगा तो हम बाकी केसों का रेस्पेक्ट ले तो यही कहेंगे उल्टा बनेगा, वास्तविक उल्टा और अनंत पर बनेगा। पर हकीकत में बना कैसा, उसमें कुछ कहना मुश्किल है। तो अगर ऑप्शन में ये भी आ गया कि आभासी सीधा और अनंत पर बनेगा, तो भी तुम क्लेम नहीं कर सकते कि नहीं ये गलत है, क्योंकि देखने कौन जा रहा है ये, सुनो। तो वस्तु का प्रतिबिंब अब उसी रेस्पेक्ट में लिख रहे हैं जैसे बाकी केसेस चल रहे थे। तो कह देते हैं अनंत पर वास्तविक उल्टा और अत्यंत बड़ा बनता है। हालांकि यहाँ पर वास्तविक उल्टा कहना गड़बड़ है, पर अब कह दिया, बाकी सब में का है तो मजबूरी है। बना लिया। अब लास्ट केस इस उत्तल लेंस का।
2F से परे वाला करवा तो दिया, दिखाओ, करा दिया होगा। वस्तु अनंत पर हो और वस्तु 2F पर हो। अच्छा, 2F से परे वाला रह गया क्या? चलो कर लेंगे। अगला केस कि जब वस्तु फोकस बिंदु F एवं लेंस के केंद्र O के मध्य स्थित हो। अरे ये डायग्राम लिया था कॉपी। चलो आगे यूज ले लेंगे इसको। F एवं अब कोई वस्तु हमने यहां स्थित कर दी F और O के बीच में। अब यहां से कैसे किरणें निकलेंगी? तो एक किरण मान लो यहां से ऐसे गई और एक किरण मान लो यहां से ऐसे गई। अब हकीकत में इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी बनेगा कहीं, तो इसका जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु के पीछे बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। तो वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा, बड़ा और वस्तु के पीछे बनता है।
5वां केस है नहीं? फिर एक रह गया है 2F के परे वाला। इतने डायग्राम तुम्हें याद रह जाएंगे? अरे अभी तो सबको लगता है याद रहेंगे, एग्जाम टाइम में। ये देखो हमारा हो जाएगा, हम अक्टूबर में ही विदा ले लेंगे तुमसे, टेंशन ना लो। वैसे तो 8 घंटे क्लास बहुत होती है। हाँ तो 8 घंटे तो बहुत है। तो बना लिया। और जब तुम कहानियां सुन रहे थे तब तो तुम्हें मजे आ रहे होंगे। चलो लास्ट केस इसका। जब वस्तु 2F के परे स्थित हो, तो मान लेते हैं हम वस्तु कहीं यहां पर स्थित है आपके। तो जब भी वस्तु 2F के परे स्थित होगी तो उसका प्रतिबिंब F और 2F के मध्य बनेगा, छोटा बनेगा और उल्टा बनेगा।
तो देखो, अब अवतल लेंस के तो कोई ज़्यादा रियल है ही नहीं हमारे पास, कोई भी प्रतिबिंब आभासी ही है। और दो ही केस हैं उसमें बस। एक, तुम वस्तु को कहीं पर रख दो अनंत और लेंस के मध्य, तो वस्तु का प्रतिबिंब जो बनेगा वो आभासी, सीधा और छोटा बन जाएगा। और दूसरा केस है कि वस्तु को रख दो अनंत पर, तो फिर फोकस पर बन जाएगा, बिंदु के समान छोटा सा पॉइंट साइज बन जाएगा बस। उसका रे डायग्राम बनाओ तो बना लो, नहीं तो रहने दो। बताओ, बनाओगे? चलो बना देंगे। अब एक बच्चे को भी दो डायग्राम के लिए क्यों मना करें। चलो फटाफट बनाओ। तुम्हें बना लिया? तो आपके अवतल लेंस के प्रतिबिंब, कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस के प्रतिबिंब, और उसमें अपना पहला केस जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। तो ये वस्तु का लेंस का हमारा केंद्र बिंदु है, और वस्तु अब कहीं अनंत पर स्थित है। तो ये मैं मान लेता हूँ F, ये मान लिया मैंने 2F, और यहाँ कहीं अनंत आ गया। तो कोई अनंत से प्रकाश की किरण यहाँ पर आ रही है किसी वस्तु से, ठीक है। अब आपको पता है कि ये तो किरणों को क्या करेगा, अपसारित करेगा, फैलाएगा। तो किरण यहां पर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे किरणें कहीं फैल जाएंगी। ऐसे ही कोई किरण मान लो यहां से आ रही है, तो ये किरण भी इधर की तरफ ऐसे फैल जाएगी, ठीक है। अब क्या होगा कि जो आपका प्रतिबिंब कहीं पर अगर हम आभासी रूप से कहें कि बनता होगा, तो वो यहाँ पर फोकस पर बनेगा, बहुत ही छोटा बनेगा, बिल्कुल बिंदु के समान। अब बिंदु सीधा है या उल्टा है वो कहना बहुत मुश्किल है, तो हम इतना ही लिखेंगे कि जो प्रतिबिंब है वो फोकस पर बनता है, आभासी बनता है, और अत्यंत छोटा बिंदु समान बनता है।
तो वस्तु का प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर आभासी एवं अत्यंत छोटा यानी कि बिंदु समान बनता है। बना लिया। ये जल्दी करो ने, आइस भी आज ही खत्म करनी है, आंखें भी आज ही खत्म करनी है सबकी आंखें। हम्म, क्या? हाँ आराम से, अब ज्यादा कुछ बता नहीं। रेडियो एक्टिविटी हुई नहीं हुई तुम्हारे? तुम्हारे तो नहीं हुई, टेक्नोलॉजी जिनके हो गई उनकी, मतलब रेडियोलॉजी, वो रेडियो टेक हो गई ना, रेडियो एक्टिविटी उसमें। अरे कई बार हम साथ में करवा देते हैं, कई बार नहीं करवाते, इसलिए ऐसे नहीं कर ये सेफ साइड में रहता है। ठीक है, हटाओ। नहीं लिख, सिलेबस में तो इसमें है, पर कभी कभार परमाणु
बम वगैरह के साथ में, डिफेंस के साथ में करवा देते हैं। कई बच्चों में साथ में करवा देते हैं, कई में इधर करवाते हैं। अगर नहीं करवाई है तो फिर इधर ही करवाएंगे। हाँ हो जाएगी, पर तुम पहले देखो ना फोन में किसी के ऐप वेप में कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। टेक्नोलॉजी वाले में देखो डिफेंस के साथ में हुई है या नहीं हुई है। चलो बन गया। तो देखो दूसरा केस है इसमें कि जब वस्तु अनंत और इस ध्रुव के केंद्र के बीच में कहीं भी स्थित हो। तो जब वस्तु केंद्र O एवं अनंत के मध्य स्थित हो। ठीक है, तो अनंत और इसके बीच में कहीं पर भी स्थित मान लेते हैं वस्तु को। मान लो जैसे कि वस्तु यहां पर स्थित है आपके। अब ये किरण तो इधर की तरफ कहीं निकल जाएगी। अब हकीकत में कहीं पर भी ये किरणें मीट नहीं करेंगी तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा नहीं, आभासी ही बनेगा। पर हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि शायद ये वाली जो किरण है, ये वाली जो किरण है वो पीछे की तरफ कहीं मिल रही होगी। यहां कहीं पीछे की तरफ मिल रही होगी। तो वस्तु के प्रतिबिंब केंद्र और फोकस के बीच में बनेंगे, आभासी बनेंगे, सीधे बनेंगे और बहुत ही छोटे बनेंगे। तो यहां कहीं प्रतिबिंब बनेगा। तो वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा, छोटा और फोकस F एवं केंद्र के मध्य बनता है।
तो यहाँ पर हमारे दर्पण लेंस सब खत्म। अब बस थोड़ी सी आंखें पढ़ लेते हैं। हाँ, क्वेश्चंस के लिए आप कोई भी बुक ले सकते हो। दिशा वाली आए तो दिशा वाली ले सकते हो, नहीं तो घटना चक्र की आती है सामान्य अध्ययन वाली, उसमें काफ़ी क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, सारे स्टेट पीसीएस और सारे आरपीएससी। खतरनाक क्यों? सही है। कहाँ कहाँ से आए हैं? तो अभी तुम्हारे भी तो फाइनल एग्जाम में कहाँ कहाँ से आ रहे हैं क्वेश्चन। आरपीएससी भी तब कहाँ कहाँ से पूछ रहा है, तो उसके हिसाब से तुम्हें अब दिशा से तो ऊपर उठना ही पड़ेगा। दिखना ही रहा। दिख आ जाओ इधर। घटना चक्र लिखा है, ठीक है। हाँ, पुनरावलोकन वाली, जिसमें हाँ जो भी उसमें 1990 से लेकर अब तक के क्वेश्चन होंगे, कहीं साइड में लिखा हुआ होगा। हाँ 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 यही। हाँ, सारे आरपीएससी सबके मिल जाएंगे। नई वाली लोगे तो थोड़े और अपडेट हो गए होंगे। आरएस वाले वालों को कम ही फॉलो किया जाता है। देखो, पहली बात तो तुम्हारे जो वनडे एग्जाम है ना, उसमें कोई यूपीएससी पैटर्न फॉलो होगा नहीं, ज्यादा से ज्यादा केवल आरएएस में फॉलो होगा बस। हाँ, प्री के अंदर तुम्हारे नहीं होगा। तुम्हारे अब नेशनल लेवल पर जैसे क्वेश्चन आते हैं ना बाकी एग्जामों के, वो आएंगे। तो तुम्हें अब सर्च करने पड़ेंगे कि अदर स्टेट्स में एसआई का पेपर होता है तो वहाँ कैसे क्वेश्चन आते हैं, खासकर वो स्टेट जहाँ जो दिल्ली के आसपास है, जैसे यूपी, एमपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब, इन सब के एसआई के पेपर खंगालो, उनसे तुम्हें आइडिया मिलेगा कि कैसे क्वेश्चन आएंगे। क्योंकि अब पेपर यहाँ बन ही नहीं रहा ना, पेपर राजस्थान के लोग नहीं बना रहे हैं अब। सदस्य वदस्य एग्जामिनर तो बाहर से आ रहे हैं अब सारे, यही तो समस्या है। इसीलिए तो लोग रो रहे हैं। क्योंकि जैसे कि ये अभी पॉलिटिकल साइंस के पेपर के लिए लोग रो रहे हैं, नेशनल लेवल की यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर ने पेपर बनाए हैं और उस लोगों ने अच्छे क्वेश्चंस डाले, यहाँ के लोगों की हवा खिसक गई क्योंकि यहाँ का लेवल काफी कम है। सिंपल सी बात है। कोचिंगों का तो और भी कम है, कॉलेजों का तो लेवल है ही नहीं यहाँ पे, तो हवा निकलनी ही थी। अब पहले क्या होते थे यहाँ पर, कुछ जैसे तैसे गधे गधे लोग कॉलेजों में चल जाते थे, वो अपडेटेड है नहीं, वही पेपर बनाते थे तो वही क्वेश्चन आ रहे थे। क्योंकि यहाँ के प्रोफेसर जो पेपर बनाते थे उनको खुद को ही नहीं कुछ आता जाता, वो किसी कोचिंग वाले से पूछते थे कि अच्छा क्या पढ़ा रहे हो तुम सब, अच्छा ये पढ़ा रहे हो, चलो हम पेपर इन्हीं में से बना देंगे। ये तो माहौल था यहाँ के प्रोफेसर्स का। सन 2005 के बाद राजस्थान के कॉलेजों के प्रोफेसरों की स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी है। पढ़ना लिखना छोड़ चुके हैं प्रोफेसर 2005 के बाद। कॉलेजों में बच्चे आते नहीं, बस खाट डाल के सोते रहते हैं या फालतू की पंचायतें करवा लो इनसे। ये हकीकत है कॉलेजों के प्रोफेसर की। बहुत कम ऐसे प्रोफेसर बच्चे हैं जो अभी तक पढ़ते हैं अपने पैशन के लिए, बहुत कम है वो। नहीं तो पहले के प्रोफेसर ऐसे हुआ करते थे, एक क्लास में पढ़ाते तो थे ही थे, उसके अलावा कोई रिसर्च पेपर लिख रहा है, कोई किताब लिख रहा है, कोई नेशनल जर्नल्स में जा रहा है, मीटिंग्स में जा रहा है, ये सारे काम करने होते थे प्रोफेसर को। तो वो अपने सब्जेक्ट का एक शोधकर्ता भी हुआ करता था। पर यहाँ पर पीएचडी की डिग्री तो समोसे खाने के लिए लगा रखी है।
या फिर कह दो कि फालतू में कि हमने डॉक्टर की है और पीएचडी की डिग्री यहाँ राजा पार्क में 8,000 रुपए की थीसिस प्रिंट करवा करवा के तो मिली है इन गधों को। बहुत गंदी स्थिति है। और नेट जीआरएफ वाले कर क्या रहे हैं? तुम जैसे बच्चे भी जो नेट जीआरएफ पास कर लेते हो कर क्या रहे हैं? फ्री की स्टाइफंड खाकर कोचिंगों में बैठ के तैयारी कर रहे हैं। फ्री में अब मिल जाते हैं 35-40 हजार रुपए हर महीने के, गाड़ियां खरीद रहे हैं, उससे फालतू में आवारागर्दी कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं। कौन रिसर्च करने बैठ रहा है अभी? नेट जीआरएफ के पैसे इसलिए दिए जाते हैं कि तुम अपने सब्जेक्ट के अंदर रिसर्च करो, कुछ रिसर्च पेपर लिखो, थोड़ा पढ़ो लिखो। यहाँ पे तो फ्री का पैसा समझ रखा है उसको कि हराम का आ रहा है, आने दो। ये हालत है। लोग करना ही इसीलिए चाहते हैं नेट जीआरएफ कि फ्री में पैसे आएंगे और उस पैसे से तैयारी करते रहेंगे आगे। तो यही हालत है ना। अब जिसके स्टूडेंट्स और टीचरों की ही स्थिति ये है तो उनकी ये हालत होनी है कि 6 लोग पास होंगे। हकीकत यही है। नहीं, अब यार 6 लोग तो पढ़ने वाले निकलेंगे, इतनी भी बुरी हालत नहीं है। सारे के सारे खराब नहीं होते, कुछ अच्छे लोग भी होंगे जो पढ़ रहे होंगे तो वो निकल गए होंगे। क्योंकि इतने लोगों में से 6 को क्वालिफाई करना, उसमें लोग घपला नहीं कर सकते। नहीं तो उन 6 लोगों को पकड़ के उनके ऊपर प्रश्न उठ जाएंगे अगर वो टैलेंटेड ना हो तो वो तो पढ़ने वाले होंगे। पर ये बिल्कुल शर्म से डूब मरने वाली बात है। मतलब जो भी फर्स्ट ग्रेड पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, सही में डूब मरने वाली बात है कि 6 लोग हुए हैं। बताओ, अभी देखना आरएस का रिजल्ट आ रहा है, उसमें भी कम जाएगी कट ऑफ, तब पता चलेगा कि कितने आरएस। तभी तो देखो ना, बच्चे अब आरएस छोड़ छोड़ के भाग चुके। सब एसआई में और एग्जाम आएंगे क्योंकि पेपर का लेवल देख के इन लोगों को पता लग गया है कि अब केवल कोचिंगों के नोट्स रटकर नहीं हो रहे सिलेक्शन, पूरी की पूरी चीजें साफ हो रही है। तो इनको पता है कि अब ऐसे एग्जाम को क्लियर करने के लिए कम से कम 2 साल की ढंग से तैयारी चाहिए, 2 साल 3 साल की, और उतना टाइम कोई देना नहीं चाहता। और हम तो खुले में कहते हैं राजस्थान का बच्चा एक ऐसा बच्चा है जिसका कोई ईमान धर्म नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो हर एग्जाम में मुंह मारता है, उसको हर एग्जाम के फॉर्म भरने। और ऐसे लोग जो हर एग्जाम के फॉर्म भर रहे हैं ना, वो कभी अपने लक्ष्य के प्रति सिंसियर हो ही नहीं सकते। क्योंकि तुम्हें सिर्फ जॉब चाहिए, तुम्हें पैसा चाहिए, तुम्हें कोई पोस्ट नहीं चाहिए, तुम्हारा कोई पैशन नहीं। अब ऐसे लोग करप्ट नहीं होंगे तो क्या होंगे? क्योंकि वो जाई पैसे के लिए रही है। तो बेरोजगार है तो हम भी, हमारे जमाने में हम लोग बेरोजगार नहीं हुआ करते थे क्या? तुम्हारे घरों की जो स्थिति है ना, जितनी कोचिंगों की तुम फीस दे दे के यहाँ बैठे हुए हो, उतनी हमारे पास तो हुआ भी नहीं करती थी उस जमाने में। 600 रुपए महीने के अंदर हम लोगों ने खर्चा चलाया अपने टाइम के अंदर, पर फिर भी हम लोग कभी आईएएस और आरएएस के एग्जाम से नीचे नहीं उतरे। हमें भी बहुत लोगों ने ताने मारे कि कोई छोटा मोटा एग्जाम दे दे, ये कर ले वो कर ले, पर नहीं किए। क्योंकि खुद का भी तो पैशन होता है ना, यहाँ है ही नहीं। पड़ोस वाले अंकल ने आके कहा कि मेरा बेटा एलडीसी बन गया, ले तू भी कर ले, करने लग गया। ऐसे थोड़ी होता है। ये सारी सिचुएशन, अभी लोगों के पास ज्यादा पैसा है, कोई पैसों की और बेरोजगारी की दुहाई नहीं दे सकता। अभी के जमाने में माँ बापों के पास भी ज्यादा पैसा है, बच्चों के पास भी ज्यादा पैसा है, और कोचिंग वालों के पास भी ज्यादा पैसा है। हमारे टाइम में नहीं हुआ करता था। अब 2-2 लाख रुपए की यूपीएससी की कोचिंग होती है, तब हम 40,000 में किया करते थे, अब 2-2 लाख हो गई है। और फिर भी लोग, और रही बात बेरोजगारी की, हम तो जॉब छोड़कर बैठे थे जहां 85,000 रुपए पर मंथ मिलती थी। यहां पर लोगों से 25,000 की जॉब का रिस्क नहीं लिया जा रहा। हम लोगों ने एक 13 लाख पैकेज था, इसमें से 85-86 हजार हाथ में आते थे। वो पूरी की पूरी जॉब रिस्क पे लगाकर और छोड़कर फिर बैठे। यहां पर लोगों से एलडीसी की जॉब छोड़ के रिस्क नहीं लिया जा रहा, तो वो दम नहीं रहा लोगों के अंदर। कहां मिली? गया हमारा आईओसीएल, 3 साल तक मेडिकल पर रहे, उसके बाद गया यूपीएससी की वजह से खत्म हो जाओ। क्योंकि कोई कितना मेडिकल लगाएगा, कितना करेगा, फिर वो खत्म हो जाओ, करियर दोबारा शुरू से चालू करना पड़ा। पर क्या प्रॉब्लम है? कर लिया तो तुम्हें खुद में कॉन्फिडेंट है तो ठीक है। और देखो, सारे हाथों में जो लड्डू रखेगा ना, या रखने की कोशिश करेगा, वो कहीं किसी का नहीं होता। जो सबका है
वो किसी का नहीं है, ये हकीकत है। इसीलिए तो तुम लोगों के साथ क्या होता है, 2 महीने इस एग्जाम की तैयारी, 2 महीने उस एग्जाम की तैयारी, 2 महीने उस एग्जाम की तैयारी, और लाइन से सब में फेल। फिर डिप्रेशन आता है, करने गए थे एसआई और आरएएस और रहे नहीं पशु परिचर के लायक भी, तो फिर और डिप्रेशन में जाओगे। क्योंकि हर एग्जाम की डिमांड अलग है, उसकी अप्रोच अलग है, सिलेबस सेम होने से थोड़ी होता है सब कुछ। और कोई भी छोटे से छोटा एग्जाम हो, डेडिकेटेडली कम से कम 6 महीने की स्टडी तो चाहिए उसको। और तुम सोचते हो कि मैं तो महान और महाधुरंधर आदमी हूं, मैंने तो एक, और पता नहीं किस गधे ने कह दिया है बच्चों को कि आरएस की तैयारी कर लो सारे एग्जाम हो जाएंगे। उस महामूर्ख आदमी को लेकर आओ, किस गधे ने कह दिया कि आरएस की तैयारी करने से सब हो जाते हैं? तो जबकि आरएस का पैटर्न मेंस का बहुत अलग है, बहुत ही ज्यादा अलग है, और बाकी एग्जामों का हद से ज्यादा अलग है। इवन तुम ऑब्जेक्टिव पेपर भी देखो ना, आरएस प्री का प्रश्न पूछने का तरीका और एग्जामों का बहुत अलग है। पर लोग, पता नहीं किसने कह दिया ये बात, और लोगों ने मान भी ली कि मदर ऑफ ऑल एग्जाम। तो इसीलिए तो रो रही है भीड़, इसीलिए तो भाग रही है भी माथा पकड़ पकड़ कर कि 2021 मेंस में कुछ नहीं आया, 2023 मेंस में कुछ नहीं आया, 2024 मेंस में नोट्सों से कुछ नहीं आया। तो ऐसे गधे लोगों की ही भीड़ है, और ये रोने के लिए ही पैदा हुए हैं। ये अभी और रोएंगे, और अगर अभी भी हरकतें नहीं सुधारी तो अभी भी देखना, जो गधे बच्चे हैं ना, जिनको इस साल भी रोना है, अब जो आरएस आएगा उसमें, वो कोई अभी आरएस मेंस की तैयारी नहीं कर रहा होगा, वो सब के सब गधे अब एसआई की तैयारी कर रहे होंगे। हाँ, बीडीओ, पटवारी, एसआई, इनकी तैयारी में लगे होंगे सारे के सारे गधे, कोई मेंस की तैयारी नहीं कर रहा होगा। और फिर जब नोटिफिकेशन निकलेगा, ऐसा ही वैसा ही हो जाएगा, तब फिर लगेंगे वो आरएस की तैयारी में, वो भी प्री की तैयारी में, मेंस की में कोई नहीं लगेगा। और फिर उसके बाद जब प्री हो जाएगा तब मेंस की तैयारी में लगेंगे, और फिर कहेंगे हमारे बस की बात नहीं है, कोचिंगों में से कुछ नहीं आया है। अबे गधो, तुम पैदा ही रोने के लिए हुए, क्योंकि तुम्हारी हरकतें ही वैसी हैं। जबकि जो सिंसियर बच्चा होगा ना अभी आरएस का, अभी मेंस देके गया है, अभी वो मेंस की तैयारी कर रहा होगा दोबारा से, क्योंकि उसको पता है कि मेरे को मेंस कमजोर है, अगर मेरा इस बार सिलेक्शन हुआ भी ना तो भी अच्छी पोस्ट नहीं मिलने वाली। तो वो महामूर्ख है। हाँ, तो उसको कॉन्फिडेंस नहीं है ना, उसको कॉन्फिडेंस नहीं। और तुम खुद बताओ, जो बच्चा इतना पढ़ लिख गया है, जिसको सही में आरएस मेंस लायक बच्चा है, वो क्या चपरासी की जॉब करके खुश रह पाएगा? खुश नहीं रह पाएगा, तो फिर क्यों दिखावा करना? फिर ऐसे लोग हैं ना, सरकारी जॉब में जाके फ्रस्ट्रेट होके इधर उधर घूमते हैं, काम धाम करते नहीं है, फिर कामचोरी फैलती है। क्योंकि उसके सपने थे आरएस बनने के, और अब वो कप गिलास धो रहा है। तो जिसने अपने माइंड में जो चीज बना रखी है ना, उस पर चलेगा तो काम ढंग से करेगा, वो अपनी जॉब को भी जस्टिफाई करेगा और सिस्टम में भी ठीक रहेगा। अब चपरासी तो एसडीएम बन जाते हैं, एसडीएम वाला चपरासी बन रहा है, तो सिस्टम उल्टा सीधा होगा ही होगा। पर अब क्या करें? फिर कुछ लोग आके ये कह जाते हैं कि नहीं, जीवन में प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी सब रहना चाहिए। तो तुम प्लान ही बनाते रहो, है ना? मानव नेत्र, एक लड़की थी 2021 में, टॉप 3 में थी वो, नाम हमारे दिमाग से निकल रहा है, हमारी स्टूडेंट थी, गरिमा या कुछ ऐसा नाम था उसका, हम भूल गए। उस बंदी का 2018 का पेपर खराब हुआ, वो आई और उसने पूछा कि सर अब क्या करना है ये और वो। हमने कहा रिस्क लेने की कैपेसिटी है या फिर कॉमन आदमी की तरह इधर उधर भटकना है? तो उसने कहा कि नहीं नहीं सर, मैं रिस्क ले लूंगी। इस इंजीनियर ही थी वो, कि सर मैं रिस्क ले लूंगी। तो फिर मैंने कहा शांति से कोई और एग्जाम मत देना, चुपचाप से मेंस की तैयारी कर, और अगले 4 महीने या 5 महीने में अपना सिलेबस कंप्लीट कर और टेस्ट सीरीज दे दे। उस बंदी ने, एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ था 2021 वाला,
उस बंदी ने 1 साल तक आंसर राइटिंग करके टेस्ट सीरीज दी है और वो टॉप 3 के अंदर थी। ऐसे लोग सेलेक्ट होते हैं। ये थोड़ी कि मुंह मार रहे हैं कभी इस एग्जाम में कभी उस एग्जाम में, फिर कभी मेंस की तैयारी कर ही नहीं पाओगे और फिर आंदोलन करोगे मेंस पोस्टपोन्ड करो, जैसे कि इनके हिसाब से टाइम टेबल बनाएंगे। हाँ, और मेंस पोस्टपोन्ड करके तो और गंद मस्ती है, पेपर छप छुप के होते हैं, कोई तथाकथित कोचिंग वाले पेपर निकाल लाते हैं और फिर वो बांट कर कट ऑफ बढ़ा देते हैं। दम है तो लो अब कट ऑफ बढ़ा के बताना, तुम टाइम पे हुआ है पेपर। सांसे की ऊपर और नीचे के नीचे रह जाएंगे इस पर के जब आंसर देखेंगे तो। और बहुत अच्छा हुआ, पेपर नहीं होना चाहिए पोस्टपोन्ड। ये बहुत गंदी आदत है यहाँ के राजनेताओं की कि जो बच्चों के कहने पर पेपर पोस्टपोन्ड कर देते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है पूरा सिस्टम खराब होता है और फिर दोष जाता है आरपीएससी जैसी संस्थाओं को। क्योंकि इनका तो क्या, एक लेटर लिख के दे देते, फिर करप्शन करवा देते और पूरा सिस्टम फिर पूरे के पूरे उस पेपर को प्रिंट करवाने के बाद संभाल के रखना कितना रिस्की काम है। इवन चाइना का तुम एग्जाम पेपर का पैटर्न देख लोगे ना, हालत खराब हो जाएगी। चाइना के अंदर जो जब पेपर होता है, एक बहुत अच्छा एग्जाम है उनका, काओ ताओ कुछ ऐसा नाम है। उस एग्जाम में क्या करते हैं, 4 महीने पहले जो भी एग्जामिनर होंगे उनको रिमोट एरिया में कहीं ले जाते हैं। 4 महीने के अंदर वो ना तो किसी घर वाले से बात करेंगे, ना इंटरनेट चलाएंगे, ना फोन पे बात करेंगे। फोन पे बात भी करनी है तो केवल लैंडलाइन से घर पर बात कर सकते, बस, और कुछ नहीं। और किसी दूर जेल के अंदर ले जाएंगे, वहां पेपर बनवाएंगे, पेपर को वहीं जेल में ही प्रिंट करवाएंगे जहां हाई सिक्योरिटी रहे, और फिर वो ऑफलाइन पेपर आता है। एग्जामिनर वहीं पे रहते हैं 4 महीने, जेल में या आसपास जो भी व्यवस्था करवा दी जाती है ढंग से, पर वो घर वालों के किसी भी नॉर्मल लोगों के कांटेक्ट में कतई नहीं होते, सर्विलेंस पर रहते हैं 4 महीने बिल्कुल बाहर, और फिर वहां से पेपर आते हैं। दम है तो कोई करवा के बताओ। और वहां पर करप्शन किया ना तो सीधे मौत की सजा होती है, यहां पर करप्शन किया तो मजे से घूमते हैं पेरोल पर, मजे से घूमते हैं पेरोल पर, क्या करें। तो देखो, मानव नेत्र हमारा एक संवेदी अंग है जो कि प्रकाश की संवेदनाओं को ग्रहण करता है और उसके बाद हमें प्रतिबिंब बनाकर दिखाता है। तो मानव नेत्र के कुछ अंग हैं जो डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। हम थोड़ा समय बचा लेते हैं क्योंकि हमारे पास मौका है, हैं? अरे क्यों नहीं बनेगा, रुको 1 मिनट, इजी वाला ले लेंगे आराम से। ये देखो, ये तो बहुत इजी है। बना लोगे, ये तो इजी है। ऐसे कैसे टेढ़ा, थोड़ी आंख तो सीधी रहेगी। क्यों, उससे क्या होगा? अरे वो इमेज फ्लिप होगी क्या? नहीं, इसमें ऑप्शन नहीं है। बना लोगे तो इजी है, तो बनाओ फटाफट, ज्यादा फालतू चीजें नहीं लिखना है।
आइरिस या परितारिका, कॉर्निया, ये सीलियरी, ये जो हिंदी हिंदी वाले नाम है ये लिख लेना बस।
काचा द्रव virtuous. बना लिया। जल्दी करो। घर बना लेना, बहुत टाइम हो गया। कि बिल्कुल गोल आंख बनाने की जरूरत नहीं है, लोगों की नहीं होती है गोल बिल्कुल। तो देखो, यह है हमारा एक प्रकाश संवेदी अंग है, और ये जो अंग है इसके सेंसेस हमारे मध्य मस्तिष्क में जाएंगी, कॉर्पोरा कॉर्डिजमिना में, और ये प्रकाश को फिर लेकर आएगा। तो आपके ये जो सबसे बाहरी वाला जो भाग है इसे हम बोलते हैं कॉर्निया। ये पारदर्शी होता है, इसमें कोई रुधिर वाहिकाएं नहीं होती, तो इसी को ही ट्रांसप्लांट किया जाता है। जैसे तुम्हारी आंख के ऊपर जो पारदर्शी सा ऊपर वाली जो परत है वो कॉर्निया है। तो लोगों के हो जाता है ना मोतियाबिंद वगैरह, तो मोतियाबिंद में यही जो ऊपर का कॉर्निया होता है पारदर्शी वाला, वो धुंधला सा पड़ जाता है, तो उसको फिर रिप्लेस कर देते हैं। तो ट्रांसप्लांटेशन इसी का ही होता है। मतलब भी कुछ वैसे ही मान लो जैसे कि गाड़ी के अंदर नहीं होता कि बल्ब तो अंदर है और ऊपर कांच का सा वो लेंस सा लगा हुआ है, तो ये तुम्हारे कांच का ऊपर का पार्ट ही है। हाँ। तो आपके जो मेन लेंस है उसके ऊपर एक पारदर्शी सी परत है, जैसे गाड़ी के अंदर हेडलाइट में बल्ब के ऊपर एक कांच होता है, तो जो पारदर्शी परत है वो कॉर्निया है, और इसमें रुधिर केशिकाएं नहीं होती, तो इजीली ट्रांसप्लांट हो जाता है। इसके बाद में हमारे आंखों के अंदर एक उभयोत्तल लेंस पाया जाता है जो दोनों तरफ से उत्तल होता है, तो इसीलिए उसको उभयोत्तल बोल देते हैं, बाई कॉन्वेक्स लेंस। अब यहां पर हमारे जो आप लोगों ने देखा होगा कि आंख के बीच में एक पुतली सी पाई जाती है जो प्रकाश आने पर फैलती है, सिकुड़ती है। जैसे कि अगर अधिक प्रकाश आ रहा है तो वो सिकुड़ जाएगी, और कम प्रकाश है तो वो फैल जाएगी। इसीलिए जब तुम एकदम से धूप से अंधेरे में आते हो नीचे, तो कुछ टाइम के लिए तुम्हें दिखता नहीं है, क्योंकि आंखों को एडजस्ट करने के लिए, इन पुतलियों को एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है।
और इसीलिए तुम जैसे अभी अभी लाइट जल रही है, एकदम से अंधेरा हो जाए यहाँ पर, तो थोड़ी देर के लिए तुम्हें कुछ नहीं दिखेगा, पर थोड़ी देर बाद तुम्हें हल्का हल्का सा कुछ दिखने लगेगा कि कौन कहाँ बैठा है, क्योंकि अब वो जो पुतली थी वो और ज्यादा फैल गई। इसी ये जो बीच का मेन पॉइंट या पुतली होती है जहां से प्रकाश एंटर करता है, वो है आइरिस। ठीक है, और इस आइरिस की कलर के वजह से ही आंखों का रंग निर्धारित हो जाता है। किसी की भूरी आंखें, किसी की काली आंखें, किसी की नीली हरी आंखें, वो सब आइरिस से ही डिपेंड होगा। अब उसके बाद में तुम्हारे ये जो पुतली है उसके चारों तरफ आंखों में एक वाइट 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 सा पार्ट है, उसे ही बोलते हैं वाइट ऑफ आई, यानी कि स्क्लेरा। तो स्क्लेरा जो है वो वाइट वाइट वाला जो पार्ट है जो तुम्हारी आंखों के अंदर उस गोले से के साइड में है, वो स्क्लेरा या वाइट ऑफ आई कहलाता है। ये आपकी आंखों के अंदर कुछ जाने से बचाता है, यानी कि जब भी तुम्हारी आंखों में कोई धूल मिट्टी या कुछ जा रहा होगा तो आंखों को ये टिल्ट कर कर खुद अपने ऊपर ले लेगा। तो इसीलिए जब तुम्हारी आंख में कुछ गिर जाता है तो तुम इस वाइट ऑफ आई में से ही निकालते हो। कभी भी तुम्हारे ऐसे पुतली के अंदर या फिर जो आइरिस है, आइरिस या पुतली है, वहां पर नहीं गिरेगा। हमेशा आंखें ऐसे घूम जाएंगी अपने आप ही कि वाइट ऑफ आई पर ही धूल मिट्टी के कण गिरे। अब यहां पर हमारे कॉर्निया हो गया, आइरिस हो गया, हाँ, अपना ये जो लेंस है वो आंख को दो भागों में बांटता है, जिसके अंदर दो द्रव भरे रहते हैं। पीछे की तरफ यहां पर भरा रहता है विर्चस फ्लूइड यानी काछाप द्रव, और आगे की तरफ जलीय द्रव भरा रहता है। तो ये जो द्रव हैं वो क्यों भरे गए हैं? क्योंकि आप लोगों ने देखा था लेंस की फोकस दूरी फिक्स होती है, पर हमारी आंखें तो 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक देख सकती हैं। तो हमारे क्या होगा कि लेंस की फोकस दूरी फिक्स हमको नहीं रखनी है, कभी पास की चीजें देखनी है, कभी दूर की चीजें देखनी है। तो इसीलिए लेंस की फोकस दूरी एडजस्टेबल होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। अब वो कैसे फ्लेक्सिबल होगी? तो बस ये जो द्रव है इनका बैलेंस चेंज होता रहता है। कभी थोड़ा सा फ्लूइड, जो विर्चुअस फ्लूइड है वो कंप्रेस हो जाएगा, कभी एक्वस फ्लूइड बढ़ जाएगा। तो ये जो दोनों द्रव हैं, जलीय द्रव और आपका विर्चुअस फ्लूइड, ये दोनों बैलेंस होकर जो लेंस है उसकी परावर्तनांक को चेंज करते हैं, जिससे फोकस दूरी कम ज्यादा होती रहती है। तो ये सारी चीजें इन द्रवों के द्वारा की जाएगी। अब उसके बाद में अंदर की तरफ ये जो परत है इसे बोलते हैं रेटिना। रेटिना यानी दृष्टि पटल, जहां पर से यहां से प्रकाश जाएगी पुतली से होती हुई, और फिर उसके बाद में वो प्रकाश यहां पर गिरेगा। तो रेटिना एक हमारी एक संवेदी अंग है, जहां पर कई सारी प्रकाशिक तंत्रिकाएं आती हैं, नर्व से ये बना हुआ होता है, और ये प्रकाशिक तंत्रिका प्रकाश के आने पर इमेज को देखती है। तो हकीकत में अब क्या होता है कि ये जो रेटिना है वो दो प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। एक को बोलते हैं शंकु और दूसरे को बोलते हैं शलाकाएं, यानी कि कॉन्स और रोड्स। तो जो कॉन्स होते हैं वो आप लोगों के रंग विभेद में मदद करते हैं कि किसका रंग क्या है, लाल है, रेड है। अब ये क्या होते हैं कि ये जो शंकु है जो रंग विभेद करते हैं वो पाए जाते हैं एक्स क्रोमोसोम पर। अब महिलाओं के पास एक्स क्रोमोसोम ज्यादा है, डबल एक्स है, 2x है, इसीलिए इनकी रंग विभेदन क्षमता ज्यादा है। इसीलिए महिलाएं कपड़ों में, आभूषणों में रंग के लिए बड़ी पर्टिकुलर होती हैं, पुरुष नहीं होते, क्योंकि पुरुषों के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है, आधे शंकु हैं, तो रंग विभेद करने की क्षमता कम है। हमारे लिए लाल लाल होता है, महिलाओं के लिए लाल में भी 10 लाल हैं, ब्रिक्सन रेड, मेजेंटा रेड, ब्राइट रेड, ये रेड, वो रेड, ऐसे वो लाल में भी कई तरीके के लाल ढूंढेंगे, हमें नहीं आता समझ में, है ना। कई बार तो लड़के नॉर्मल कलर में भी अलग अलग ही रंग बोल देते हैं, जैसे कि ग्रे को कुछ और ही बोल देते हैं, ऐसा हो जाता है क्योंकि रंग विभेदन क्षमता हमारे पास कम है। जबकि जो शलाकाएं हैं, शलाकाएं क्या करती हैं? प्रकाश और अंधकार में विभेद करती हैं। तो इसीलिए जो उल्लू होता है उसके पास शलाकाएं ज्यादा है,
इसलिए वो अंधेरे में भी देख पाता है। मानवों के पास शलाकाएं थोड़ी कम हैं, इसीलिए अंधेरे में हमें ज्यादा चीजें डिफरेंस नहीं करती। मतलब ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट को डिफरेंस करेंगी। अब क्या होता है, उल्लू के पास शलाकाएं ज्यादा होती हैं, इसीलिए वो जो थोड़ा सा भी डिफरेंस होगा ना प्रकाश में और तापमान में, वो उसको ऑब्जर्व कर लेगा। तो जहां पर भी जीव जंतु होंगे उनका बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा होगा और उसको उसकी आंखें, उल्लू की आंखें देख पाती हैं, हमारी आंखें नहीं देख पाती। क्योंकि बाहर टेम्परेचर 25 डिग्री होगा, किसी का बॉडी टेम्परेचर 37 होगा, तो 12 डिग्री सेल्सियस की इस डिफरेंस को हमारी आंखें नहीं कैप्चर कर सकती, पर उन लोगों की कर लेती। तो शलाकाएं प्रकाश और अंधकार में अंतर करेंगी। अब क्या होता है, इस रेटिना पर जहां पर प्रकाशिक तंत्रिकाएं, ऑप्टिक नर्व्स आकर मिलती हैं, वहां कोई इमेज नहीं बन पाती, इसीलिए इसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट, है ना। तो इसे ही अंध बिंदु बोलते हैं, जहां पर आपकी कोई इमेज नहीं। अरे दिखेगा भाई, क्यों नहीं दिखेगा उल्लू को? सब दिखता है उल्लू के। दिन में कोई अंधा थोड़ी हो जाता है, आंखें बंद थोड़ी हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा खासा दिखता है? ऐसा कुछ नहीं है, उल्लू को दिन में भी दिखता है, पर उल्लू क्या है, थोड़ा डरपोक जानवर है। कभी भी देखना तुम उल्लू को, उल्लू के आसपास दो चार कौवे आके भी बैठ जाए तो बेचारा चुप रहता है, वो कुछ नहीं बोलता, वो आक्रामक है ही नहीं। और उसके क्या, उड़ने की कैपेसिटी और ये सब बहुत तेज नहीं है, तो इसीलिए बेचारा उल्लू दिन में हो तो चुपचाप बैठा रहेगा, काव काव करते रहेंगे कौवे, क्योंकि उसको पता है वो उनसे डर के ऐसे भागने की कैपेसिटी उसमें है नहीं, हिंसक वो है नहीं, तो करे क्या बेचारा, शांति रहेगा। इसलिए रात को भी वो शांति रहता है, पर रात को उसको पता है कि बाकी जीव जंतु नहीं देख पाते, वो देख पाता है, इसलिए वो अपना शिकार करके निकल लेता है रात को। पर ऐसा नहीं कि उसको अंधा हो जाता है वो दिन में, है ना। ये है, चमगादड़ को तो ना दिन में दिखता है ना रात को दिखता है। चमगादड़ जो होता है वो हमेशा रेडियो वेव्स के अकॉर्डिंग सिग्नल भेजकर फिर गति करता है। अब बात क्या है कि दिन के अंदर वैसे भी आकाश में पक्षी वक्षी बहुत रहते हैं, तो उसकी किरणें क्या है, टकराकर रुक जाएंगी। अब टकरा कर रुक जाएंगी तो उसका डायरेक्शन गड़बड़ हो जाएगा। रात को उड़ेगा तो नॉर्मल पक्षी होंगे नहीं, आराम से उसकी किरणें लंबी दूरी तक जाएंगी, वो सीधा डिस्टेंस अपना ट्रेवल कर लेगा। ये बात है, वो देखता हमेशा ही रेडियो वेव से है। अरे तो वो इसीलिए ही तो, अब तुम किसी कमरे में या कहीं वो घुस गया बेचारा, अब कभी भी देखा होगा चमगादड़ किसी कमरे में घुस गया तो फड़फड़ाता रहता है इधर उधर, क्योंकि भाई जहां वो किरणें फेंके वहां दीवार आ गई, तो उसकी किरणें दूर तक जाए तो बेचारा उड़ के जाए ना, क्योंकि वो रेडियो वेव से ही गति करता है, उसके पास है ही नहीं सिस्टम ज्यादा आंखों का देखने वाला। इसीलिए अब जब देखने वाला है नहीं और वो दिन में मान लो उड़ के जाता, कोई मार मूर देता बेचारे को, तो इसीलिए दिन में आराम से वो अंधेरे में कहीं पड़ा रहता है, और उसको ज्यादा लाइटें पसंद है नहीं। क्या? हाँ तो सबका अपना अलग अलग है। अब देखो ये बात हो गई हमारे, अब उसके बाद में चलो हो गए सारे पॉइंट। कॉरोइड अपना बस बीच का मध्य की परत है। चलो तो इसके अंदर पहले एक लाइन लिख लो, फिर कुछ इनके भागों की बात कर लेते हैं। इसमें लिखो, मानव नेत्र एक प्रकाश संवेदी अंग है। मानव नेत्र एक प्रकाश संवेदी अंग है। मानव नेत्र एक प्रकाश संवेदी अंग है जिसके द्वारा विभिन्न प्रकाशी संवेदनाओं को विभिन्न प्रकाशी संवेदनाओं को
मध्य मस्तिष्क के कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, भूल गए होंगे अब तक तो तुम कि कैसे। अरे कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, मध्य मस्तिष्क के कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना तक ले जाया जाता है, तक ले जाया जाता है तक ले जाया जाता है जिससे जिससे वस्तुओं के प्रतिबिंब बनते हैं। हाँ, तुम लोगों ने अभी अभी सब चीजें पढ़ी हैं। बताओ प्रतिबिंब कैसा बनेगा? हाँ, क्योंकि कैसा लेंस है ये? उत्तल लेंस है, और उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं? वास्तविक और उल्टे। अब बड़े बनेंगे छोटे बनेंगे वो फोकस दूरी पर डिपेंड करेगा, पर प्रतिबिंब अपना उत्तल लेंस है, उभय उत्तल लेंस है, तो वास्तविक और उल्टा बनेगा। चलो ये बात तो हम लिख लेंगे लेंस में जब लिखेंगे। अब एक लाइन लिख लो, मानव नेत्र के प्रमुख भाग निम्न हैं। मानव नेत्र के प्रमुख भाग निम्न हैं। और अब पहला भाग लिखना कॉर्निया। मानव नेत्र के प्रमुख भाग निम्न हैं। पहला भाग कॉर्निया। कॉर्निया में लिखो, यह बाहर से दिखाई देने वाला, यह बाहर से दिखाई देने वाला पारदर्शी भाग है। यह बाहर से दिखाई देने वाला पारदर्शी भाग है जिसमें रुधिर वाहिनियों का अभाव पाया जाता है। जिसमें रुधिर वाहिनियों का अभाव पाया जाता है। इसी कारण इसका ट्रांसप्लांटेशन आसानी से किया जाता है। इसी कारण इसका ट्रांसप्लांटेशन आसानी से किया जाता है। सेकंड लिखो स्क्लेरा। स्क्लेरा स्क्लेरा इसमें लिखो, मानव नेत्र में यह सफेद, दृढ़ एवं मोटे
मानव नेत्र में यह सफेद, दृढ़ एवं मोटे संयोजी तंतुमय संयोजी ऊतकों का बना, सफेद, दृढ़ एवं मोटे संयोजी तंतुमय ऊतकों का बना संयोजी तंतुमय ऊतकों का बना भाग है, ऊतकों का बना भाग है जिसे व्हाइट ऑफ आई, जिसे व्हाइट ऑफ आई कहते हैं, जिसे व्हाइट ऑफ आई कहते हैं। यह भाग नेत्रों में हानिकारक पदार्थ को जाने से, यह भाग नेत्रों में हानिकारक पदार्थ को जाने से रोकता है। नेत्रों में हानिकारक पदार्थ को जाने से रोकता है। इसके बाद अगला लिख लो आइरिस, परितारिका या पुतली या उपतारा भी बोलते हैं इसको, आइरिस। जब तुम लोगों का आधार कार्ड बना होगा तब आइरिस स्कैन किए गए होंगे कि किसकी आंख कैसे कलर की है, वो भी एक बायोमेट्रिक सिग्नेचर है। आइरिस स्कैन, आइरिस स्कैन करता है किस कलर की है, और क्या करेगा। अब तुम्हें क्या पता, अभी तक भी आंखें एक जैसी होती है नहीं होती। अभी तक तुमने आंखें देखी ही कहाँ है। देखो फिर वो तुम्हें देखेगा। हाँ लिखो, आइरिस के मध्य में, सॉरी इसमें पहले ये लिख लो, चलो ये ऐसे लिख लेते हैं, आइरिस के मध्य में, हाँ इसी में आइरिस के अंदर ही लिख लो, आइरिस के मध्य में एक छिद्र पाया जाता है। आइरिस के मध्य में एक छिद्र पाया जाता है जिसे, आइरिस के मध्य में एक छिद्र पाया जाता है जिसे पुतली अथवा तारा या प्यूपिल कहते हैं, जिसे पुतली, तारा अथवा प्यूपिल कहते हैं। पुतली, तारा अथवा प्यूपिल कहते हैं। इससे प्रकाश आंख के अंदर प्रवेश करता है। इससे प्रकाश आंख के अंदर प्रवेश करता है। पैराग्राफ चेंज कर लिखना, तेज प्रकाश में पुतली का आकार घट जाता है। तेज प्रकाश में पुतली का आकार घट जाता है और कम प्रकाश में
पुतली का आकार बढ़ जाता है। कम प्रकाश में पुतली का आकार बढ़ जाता है। पैराग्राफ चेंज कर कर लिखना। पुतली के चारों ओर आइरिस अथवा उपतारा स्थित होता है। पुतली के चारों ओर आइरिस अथवा उपतारा स्थित होता है। आइरिस अथवा उपतारा स्थित होता है। आइरिस के कारण ही आंखों का रंग आइरिस के कारण ही आंखों का रंग निर्धारित होता है। आइरिस के कारण ही आंखों का रंग निर्धारित होता है। इसके बाद में अगला लिख लो, रेटिना, दृष्टि पटल। रेटिना, दृष्टि पटल। यहां रेटिना पर एक बिंदु नहीं बताया तुम्हें, फोविया दिख रहा है, फोविया डायग्राम में। तो फोविया क्या है? रेटिना पर एक हल्का सा गड्ढा है, एक डिप्रेशन है, जिसकी वजह से तुम्हें कोई भी चीज जब तुम देखते हो ना तो उसकी शार्पनेस नजर आती है, कॉन्ट्रास्ट नजर आता है, और एग्जैक्ट वो कितनी है और कैसी है वो। अगर यही डिप्रेशन तुम्हारा थोड़ा सा ऐसा शार्प ना होकर थोड़ा फैल जाए तो फिर तुम लोगों को ऐसा लगता है कि कोई भी चीज ऐसे शार्प नहीं है, कॉन्ट्रास्ट कम हो जाएगा, ब्लर ब्लर सी दिखने लग जाएगी। तो किसी भी चीज की शार्पनेस, कॉन्ट्रास्ट और जो एक्चुअल पोजीशन है वो फोविया की वजह से, जो हल्का सा डिप्रेशन है। लिखो रेटिना में, यह विशेष संवेदी कोशिकाओं का बना, यह विशेष संवेदी कोशिकाओं का बना स्तर है। यह विशेष संवेदी कोशिकाओं का बना स्तर है। इसमें मुख्यतः दो प्रकार की संवेदी कोशिकाएं, इसमें मुख्यतः दो प्रकार की संवेदी कोशिकाएं पाई जाती हैं। संवेदी कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब डैश लगा के लिख लो, शंकु एवं शलाकाएं। शंकु एवं शलाकाएं, कोन्स एंड रोड्स। और अब पैराग्राफ चेंज करके लिखना, शंकु मोटी एवं छोटी कोशिकाएं हैं। शंकु मोटी एवं छोटी कोशिकाएं हैं जो तीव्र प्रकाश में, शंकु मोटी एवं छोटी कोशिकाएं हैं जो तीव्र प्रकाश में
विभिन्न रंगों में, जो तीव्र प्रकाश में विभिन्न रंगों में विभेदन की क्षमता रखती है। तीव्र प्रकाश में विभिन्न रंगों में विभेदन की क्षमता रखती हैं। जबकि शलाकाएं प्रकाश एवं अंधकार में प्रकाश एवं अंधकार में विभेद करती हैं। अंधकार में विभेद करती हैं। ये शंकु की तुलना में अधिक संवेदी होती हैं। ये शंकु की तुलना में अधिक संवेदी होती है। पैराग्राफ चेंज कर लिखना। रेटिना पर स्थित अंध बिंदु ब्लाइंड स्पॉट, रेटिना पर स्थित अंध बिंदु पर प्रकाशिक तंत्रिकाएं आकर मिलती हैं। रेटिना पर अंध बिंदु पर प्रकाशिक तंत्रिकाएं आकर मिलती हैं। इसीलिए यहां पर कोई प्रतिबिंब नहीं बनता है। प्रकाशिक तंत्रिकाएं आकर मिलती हैं, इसीलिए यहां पर कोई प्रतिबिंब नहीं बनता है। और रेटिना पर स्थित फोबिया रेटिना पर स्थित फोविया एक छोटा गर्त है। रेटिना पर स्थित फोबिया एक छोटा गर्त है। एक छोटा गर्त, गड्ढा, एक छोटा गर्त है जो वस्तुओं के प्रतिबिंब की, एक छोटा गर्त है जो वस्तुओं के प्रतिबिंब की शार्पनेस, कॉन्ट्रास्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? चलो कोई नहीं, तुम बाद में गूगल से पूछ लेना। कॉन्ट्रास्ट, शार्पनेस, कॉन्ट्रास्ट, क्या जो वस्तुओं के प्रतिबिंब की शार्पनेस, कॉन्ट्रास्ट आदि को दर्शाता है। कॉन्ट्रास्ट आदि को दर्शाता है। अब बस लास्ट लिख लो लेंस, फिर इसके रोक कल कर लेंगे, फिर ये खत्म, कल ध्वनि चालू कर देंगे। लेंस, अरे कर लो, फिर ये छूट जाएगा, डायग्राम भूल जाओगे कल तक तो तुम। अरे भूल जाते हो तुम। लेंस लिखो।
मानवों में उभयोत्तल लेंस पाया जाता है। मानवों में उभयोत्तल लेंस पाया जाता है। उभयोत्तल लेंस पाया जाता है जो वस्तु के प्रतिबिंब को, मानवों में उभयोत्तल लेंस पाया जाता है जो वस्तु के प्रतिबिंब को वास्तविक और उल्टा बनाता है। जो वस्तु के प्रतिबिंब को वास्तविक और उल्टा बनाता है, जिसे मस्तिष्क सीधा करके दिखाता है। वास्तविक और उल्टा बनाता है जिसे मस्तिष्क सीधा करके दिखाता है। यह लेंस नेत्र को दो भागों में बांटता है। यह लेंस नेत्र को दो भागों में बांटता है, जिसमें आगे की ओर जलीय कक्ष में, जलीय द्रव भरा रहता है। जलीय कक्ष में जलीय द्रव भरा रहता है और पीछे की ओर काछाब कक्ष में काछाब द्रव भरा रहता है। पीछे की ओर काछाब कक्ष में काछाब द्रव भरा रहता है। ये द्रव समायोजन द्वारा लेंस की फोकस दूरी को परिवर्तित करते हैं। समायोजन द्वारा लेंस की फोकस दूरी को परिवर्तित करते हैं। ठीक है, बाकी कल।